हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया था, एयर, एयर के थ्रू नोज, नोज के थ्रू फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद कहाँ जाती है, ट्रैकिया जो विंड पाइप है, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वेलाई। फिर ये सारे पार्ट थे किसके, लंग्स के, जो क्या हो रहे थे, रेस्पिरेशन शो कर रहे थे। इतना मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये एल्वेलाई से कहाँ गया, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में कार्बन ऑक्सीजन दी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके कौन आया, वेना केवा। उसके बाद राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज। ये सारा जो काम हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, हार्ट में। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो जान लेते हैं कि वो कौन सी हैं, किस किस के बारे में हमें जानना है। जैसे मैंने आपको 2-3 टर्म्स आपके सामने बोली थी, कौन सी बोली है, जैसे इनहेल बोला है मैंने आपको, इनहेलेशन बोला है, एक्सेल की एक्सेल कहा है मैंने आपसे। तो ये टर्म्स होती क्या है, अब हर कोई हमसे, अब जैसे मैं आपको कब से पढ़ा रही हूँ, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, तो आपको नहीं समझ आ रहा हो, कुछ बच्चों को समझ भी आ गया होगा, क्योंकि साथ साथ मैं ये भी क्या बोल रही हूँ कि इनटेक होता है एयर का, एयर बाहर छोड़ी जाती है ना। तो कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं, तो इसलिए सबका डाउट्स क्लियर करते हुए हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि ये होती क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इनहेल, इनहेलेशन, उसके बाद एक्सहेलेशन, और नेक्स्ट हमारा ब्रीथिंग। देखिए इनहेल क्या होता है, टेक ऑक्सीजन, क्या, टेक ऑक्सीजन थ्रू नोज, आउट O2, आउट ऑक्सीजन थ्रू नोज। मैंने थ्रू नोज क्यों लिखा है यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सांस तो हम मुंह से भी लेते हैं, लेकिन जो सांस आप मुंह से लेंगे ना, फिल्टर होके नहीं जाएगी, फिल्टर होके नहीं जाएगी, तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जाएंगे जो जाके हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मुंह से सांस मत लिया कीजिए, नोज से सांस लिए। नोज आपका बनाया गया ऑर्गन, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गन किसी काम के लिए है तो आप उसको उसी काम से कीजिए, अगर किसी और से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप। और ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग कुछ नहीं होता, आई प्लस ई, आई प्लस ई मतलब इनहेल प्लस एक्सहेलेशन, ठीक है। एक्सेल और इनहेल दोनों का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग। अब कुछ और चीजें हैं तो देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको स्टडी ऑफ नोज बताई दिया है, स्टडी ऑफ लंग्स बताई दिया है, स्टडी ऑफ लंग्स बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो नोट डाउन करने हैं आपको, नोट कर लीजिए जरा। नोज होती है जो नोज, उसके अंदर क्या होती है, टर्बनाइल बोन्स होती हैं। कौन सी बोन्स होती है, टच करके देखिए आप जरा, बोन है हमारी नोज के अंदर, कौन सी बोन्स होते हैं, टर्बनाइल बोन्स। कौन सी होती है, टर्बनाइल बोन्स। समझ आ गई आपको बात। अच्छा, जो ओपनिंग होती है, क्या बोला है मैंने, ओपनिंग बिटवीन लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस बताया मैंने अभी आपको, बताया था ना एपिग्लोटिस, वही है ये, ठीक है। ऐसे बताया था, ओपनिंग है उन दोनों के बीच में, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। नेक्स्ट क्या बताया था, ह्यूमन वॉइस बॉक्स कौन है, ह्यूमन वॉइस बॉक्स भी मैंने आपको बताया था, वो कौन सा है, लैरिंग्स। क्या है वो, लैरिंग्स। और उसे कहते क्या है, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, और एडम्स एप्पल बताया था अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ इसमें से जो आपको जरूर जरूर याद रखनी है। अच्छा, ह्यूमन का जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लैरिंग्स बोलते हैं। और अगर मैं बर्ड की बात करना चाहूँ, कभी कभी पूछ लेता है,
जो वर्ड का वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स, उसे हम क्या कहते हैं? सिरिंग्स। क्या कहते हैं? सिरिंग्स। इतना आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ? मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रही हूँ जो आपको याद करने हैं, और वो भी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, क्या होती है? जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसे क्या कहते हैं? यूपेनिया। नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होती है? यूपेनिया। और नो ब्रीथिंग क्या होता है? एपेनिया। क्या होता है? एपीनिया। यूपीनिया। यूपीनिया। ठीक है, क्या होता है? यूपीनिया। और ये होता है एपीनिया। बात समझ आ रही है आपको? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट, जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। और अगर हाई ब्रीथिंग होती है तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। हाई ब्रीथिंग होती है तो उससे क्या बोलते हैं? हाइपरनिया। हाई ब्रीथिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरनिया। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न करिए, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। समझ आ रही है आपको बात? बताइए, इतना समझ आया? चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं कुछ और, इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने आपको एक टर्म लिखवाई थी, क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखवाया था ना मैंने आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि ये किस में होता है? अब्सेंस ऑफ, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये क्या होगा? या फिर हम बोल सकते हैं, ये भी लिखवाया था मैंने आपको, प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस टर्म, इसको हम, जो एनारोबिक होता है, जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है या प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एक टर्म देते हैं, उसको एक नाम देते हैं, क्या? फर्मेंटेशन। क्या होता है ये? इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? जब भी ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, क्या है? ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब, आपने देखा ये किस में यूज होता है फर्मेंटेशन? सबसे पहले यूज किस में होता है फर्मेंटेशन? जब आप इडली बनाते हैं, जब आप ढोकला बनाते हैं, हम्म, होता ही नहीं होता? अब कहेंगे कैसे होता है, बताती हूँ अभी। ब्रेड में होता है, चपाती बनाते हैं, रोटी, रोटी चपाती तभी भी कर लेते हैं, वैसी वाली रोटी नहीं, नॉर्मल वाली रोटी नहीं जो आपके घरों में बनती है, वो रोटी नहीं। एक और रोटी आती है जो प्लफी सी होती है, बहुत फुली फुली सी, सॉफ्ट सी जो होती है, तो उसी में, उसमें भी यूज होता है ये। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? यीस्ट। यीस्ट की वजह से क्या करते हैं? फुला देते हैं। कैसे?
हमने अपना डो तैयार करा, ठीक है। डो में हमने क्या ऐड कर दिया, ईस्ट ऐड कर दी। फिर हमने कुछ टाइम के लिए उसे रेस्ट पे छोड़ दिया, रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो क्या होता है, जो यीस्ट होती है, अब वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, क्योंकि हमें हमने उसे अच्छे से कवर करके और ढक के रख दिया। तो यीस्ट उसके साथ डाली है, तो ऑक्सीजन खत्म हो गई वहां पर। ऑक्सीजन जब खत्म हो गई तो यीस्ट ने अपना काम करना शुरू करा और इस डो को क्या कर दिया, फुला दिया। क्या कर दिया, फुला दिया। उसके अंदर क्या बनाती, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती। तो ये कैसा हो जाएगा, प्लफी हो जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा ये, प्लफी हो जाएगा। जब हम डो में क्या डालेंगे, यीस्ट करके उसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, फ्लफी हो जाएगा। और थोड़ा सा ना उसके, अगर हम ज्यादा टाइम के लिए छोड़ते हैं, मान लीजिए 1 to 2 आवर छोड़ते हैं, इस टाइप का कुछ टाइम होता है, 1 आवर, तो ठीक है, वो तो डो बन जाएगा, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा 30 to 1 आवर। उसके बाद मान लीजिए हम पूरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो जो हमारा डो है ना वो फ्लफी नहीं होगा, वो क्या होगा, पूरी तरीके से क्या बोलते हैं ना, उसे सड़ चुका होगा। क्योंकि उसमें क्या बन जाएगा, अब ज्यादा टाइम के लिए रेस्ट देंगे तो अब क्या बनेगा उसमें, एल्कोहल, यानी मीथेनॉल, मीथेनॉल ये बन जाएगा। और एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी, इसमें से गंदी सी स्मेल आने लगेगी, क्योंकि उसने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, यहाँ पे जो यीस्ट है उसने अपना काम करा है बिना ऑक्सीजन के। तो उसने अगर वो ज्यादा टाइम तक रखी रही तो वो क्या बना देगी, अल्कोहल बना देगी या मिथेनॉल बना देगी, इस टाइप का कुछ बनाएगी। समझ आ रही है आपको बात, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, और ये बता दिया मैंने, इसमें एनारोबिक होता है फर्मेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ CO2, और क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना तभी होगा ये एनारोबिक, मैंने बताया था ना। ऐसा नहीं है कि अपने आप से आ जाएंगे, जब हम उसको रखेंगे, फल फ्रूट को सड़ाने के लिए रखते हैं, उसके लिए अल्कोहल बनाने के लिए, तो हम क्या डालेंगे उसमें, अपनी तरफ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करेंगे, ताकि वो क्या करें, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रिएक्शन करें और क्या करें, क्या बना दें, उसको अल्कोहल में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दें। उसे बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ा जाता है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है। और ये हो कह रहा है, बता दिया मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट डाला, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई भी अपना फूड रोटन फूड से लेती है। रोटन फूड का मतलब क्या होता है, अभी बता देते हैं। रोटन फूड एक ऐसा फूड जिसमें क्या आ गए, जिसमें क्या लग गई, फंगस लग गई, फंगस। फंगस क्यों लगती है, जब वो बहुत टाइम तक बाहर रखा रहता है ना। अब गर्मी हो रही है, अब आप क्या करेंगे, उसको बाहर रख दीजिए खुले में, फूड को, मतलब ऐसे छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन देखिए जाके, तो उसमें क्या होगा, एक अजीब सी स्मेल आने लगी। फिर और आप उसे रखेंगे तो, और जैसे रोटी रखी है अगर हमने, तो रोटी के ऊपर ना ऐसे ग्रीन 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 सा हो जाता है। तो क्या होती है, इसी फूड को हम बोलते हैं रोटन फूड। तो इसके ऊपर क्या लग जाती है, अब ये सिर्फ रोटी नहीं है, अब क्या है ये, रोटी प्लस फंगस, फफूंद जिसे बोलते हैं ना, रोटी प्लस फंगस। तो उसी फूड को हम क्या बोलते हैं, उसी चपाती को या फूड को हम क्या बोलते हैं, रोटन फूड, यानी हिंदी में बोले तो सड़ा, सड़ा हुआ खाना। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात अच्छे से, इसे रोटन फूड बोलते हैं। अब और क्या बताना चाहिए आपको, बताइए। ये हो गया खत्म आपका। एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे होता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। मैं अच्छे से समझा देती हूँ। आपकी 100% आपके पास क्या है, ब्लड। 100% आपके पास ब्लड होता है, उसमें से 3% जो है, 3% आपके क्या, एयर। 3% क्या है, O2। 3% जो O2 है वो डिजॉल्व रहती है, वो डिजॉल्व होती है किसमें, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। मैंने आपको बताया था ना कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, ब्लड बनाती है। तो 3% ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, प्लाज्मा की। जब मैंने आपको प्लाज्मा लिखवाया था तब मैंने आपको ऑक्सीजन भी लिखवाया था कि इसमें ऑक्सीजन भी होती है, ग्लूकोज भी होता है। और जो बाकी की 97% बची वो कहाँ से होगी ट्रांसफर, 97% O2 इज कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। किसके साथ कंबाइन होगी, हीमोग्लोबिन। जब वो, अब ऑक्सीजन क्या हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर गई, क्या हुआ, इसके साथ ऐड हो गई, ऐड बोल दिया, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। समझ आ रही है आपको बात में क्या कहना चाह रही हूँ, समझ आ रही है। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व होती है किसमें, प्लाज्मा में, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। थर्टी 7% नहीं, 70% किस में होती है, एज बाइकार्बोनेट। 70% कैसे ट्रांसफर होती है, एज बाइकार्बोनेट। ये बता रही हूँ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी बॉडी में। और थर्ड है हमारा 23% क्या करती है, रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन, रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, और ये क्या होती है, बाहर चली जाती है। अब जब CO2 जैसे ऑक्सीजन कंबाइन होती तो हमने क्या बोला था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बमीनिया हीमोग्लोबिन, कार्बमिया हीमोग्लोबिन। बात समझ आ गई आपको, क्या इसमें आपको कुछ समझ आया, नहीं आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है। 3% तो डिजोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके फिर ट्रांसफर होती है। 97% O2 किसमें, किसके साथ कंबाइन होती है, हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन किसमें होती है, आरबीसीज। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल में तो कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन के साथ। और कंबाइन होने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कंबाइन होने के बाद क्या बना देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट किसका, ऑक्सीजन का। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट कहाँ किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बॉडी से बाहर और बॉडी के अंदर। 7% डिजोल्व होती है प्लाज्मा में, 70% एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया, ग्लूकोज होता है, बताया था, उसके साथ O2 कंबाइन होती है तो CO2 रिलीज होता है और H2O बनता है और एनर्जी। तो जो ये है ये एज अ बाइकार्बोनेट है, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 70% रहती है, ट्रांसपोर्ट होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो 23% है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करती है, रिएक्ट करती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना देती है, कार्बमिया हीमोग्लोबिन। क्या लिखा है मैंने, ये कार्बमिया हीमोग्लोबिन। ये टर्म आपको, ये टर्म बहुत स्पेसिफिक है, ये वाली भी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली भी, तो आपको अच्छे से लर्न करनी है।
अच्छे से लर्न करनी है अपने एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ, या फिर ये बोल देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन होती है, तो उसको जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, या ऑक्सीजन कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन के साथ तो उसे क्या कहते हैं। ये तो बहुत ईजी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये क्या है, कार्बमीय हीमोग्लोबिन। इसे अच्छे से लर्न कर लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछ जाता है। अब नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, जैसे यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की यूनिट क्या है, ये फर्स्ट है हमारा। और विच पार्ट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये हो गया क्वेश्चन आपका पहला, और ये हो गया क्वेश्चन आपका सेकंड, दूसरा। और क्या पूछा जाता है, वाई लेफ्ट लंग इज स्मॉल इन साइज। लेफ्ट छोटा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, हार्ट नोज होता है, एक नोज बना होता है जिसमें कौन रहता है, हार्ट रहता है। व्हाट कंट्रोल ब्रीथिंग रेट इज कंट्रोल बाय। ये आज की क्लास के ही क्वेश्चन है जब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। और क्या हो सकते हैं इसमें क्वेश्चंस, इन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। मैं चेक करूंगी कि आपको सबका आंसर पता चला या नहीं पता। अगर नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आया, ठीक है। अभी के लिए 5 बहुत है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा रेस्पिरेशन अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद मैंने पढ़ाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आज आपको पूरा एक चार्ट बना के दिखाया जिसमें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स का क्या क्या फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन में कैसे O2 वगैरह आती है, कैसे एयर आती है, और वो लंग्स में वो हार्ट में कैसे जाती है, वो भी मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया। दोनों के बीच में सेपरेशन दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक लंग्स का काम हो रहा है, ये फंक्शन है, और ये वाला हार्ट का फंक्शन है। तो जो लंग्स है वो क्या करते हैं, मेनली एयर को डिजोल्व करके अपने अंदर एयर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किसमें, ब्लड में, ऑक्सीजन को ट्रांसफर होता है ब्लड में। लेकिन लेते हम पूरी एयर इनहेल करते हैं और पूरी एयर ही एक्सहेल करते हैं, सारी गैसेस होती है उसमें। लेकिन हमारी जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी है, O2 की, तो हम क्या करते हैं, O2 ले लेते हैं उसमें से, बाकी सारी गैसेस बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद O2 लेने के बाद मैंने बताया आपको एल्वेलाई के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारे पूरे हार्ट में जाती हैं, वहाँ प्योरिफिकेशन वगैरह हो गया। फिर उसके बाद वो हार्ट से होते हुए वापस कार्बन डाइऑक्साइड, सारे ऑर्गन्स कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं उसे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे किसके पास आती है, लंग्स के पास आती है, एल्वेलाई के पास, लंग्स के थ्रू वो पास आउट हो जाते हैं, एक्सहेल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म है, अगर मैं लिखना चाहूँ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड और एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। बताइए कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, हार्ट, और प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर कौन करता है, लंग्स करते हैं, और लंग्स में भी कौन करता है, एल्वेलाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना दोनों में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास का आपको समझ आया होगा, आपको सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कनेक्शन है, जो लिंक है, वो अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए,
ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।